द डेट इज 21 जून 1978। अर्जेंटीना का एक शहर रोजारियो किसी वक्त पर अर्नेस्टो गुएवारा का घर रहा, लेकिन आज यहाँ हजारों में भीड़ जमा है। फुटबॉल वर्ल्ड कप का मंच सजा हुआ है। अर्जेंटीना और पेरू के प्लेयर्स आर पुलिंग अप देयर सॉक्स। पेरू इस टूर्नामेंट की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स में से एक है। एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि भैया ये मैच जीतकर ही अर्जेंटीना आगे क्वालिफाई कर सकती है। अर्जेंटीना मैच जीत जाती है, लेकिन सिर्फ जीतती नहीं है, वो पेरू को 6-0 क्रश कर देती है। आगे चलकर ये स्कोरबोर्ड फीफा हिस्ट्री की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी में से एक बनने वाला था, लेकिन वो कहानी फिर सही। उस दिन रोजारियो के लोग अपनी टीम के लिए आए थे। सबकी हार्ट बीट सिंक में बीट हो रही थी। उन्हीं में से एक रहे होंगे हॉर्गे मेसी। हॉर्गे स्टील की कंपनी में काम करते थे, लेकिन दिस वाज फॉर द किचन। सोल के लिए वो फुटबॉल सिखाते थे, पार्ट टाइम फुटबॉल कोच थे। हॉर्गे को तब मैच देखते हुए बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा, अंदाजा नहीं होगा कि वो खुद एक दिन फीफा वर्ल्ड और अर्जेंटीना फुटबॉल के लिए कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन करने वाले थे। इस मैच से करीब 9 साल बाद 24 जून 1987 के दिन हॉर्गे के छोटे बेटे का जन्म होता है। ही इज नेम्ड लियोनेल मेसी। समय के बढ़ते चक्र के साथ हम आप जानते हैं कि इस बच्चे को कई नामों से नवाजा गया, मिरेकल, लेजेंड, सेनियर रिकॉर्ड एंड द गोट। बट बियॉन्ड ऑल ऑफ दिस, मेसी इज जस्ट अ किड हु हैज लव्ड फुटबॉल विद ऑल हिज हार्ट। मेसी अपना 6th फीफा वर्ल्ड कप खेलने फील्ड पर उतर रहे हैं। दुनिया भर में उनके फैंस जानते हैं कि वो हिस्ट्री को विटनेस करने जा रहे हैं। ये मेसी का आखिरी वर्ल्ड कप भी हो सकता है। हालांकि अर्जेंटीना के कोच लियोनेल स्कालोनी ने कहना है कि भाई मेसी जब तक चाहें तब तक खेलते रहेंगे, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों की तरह कोच भी जानते हैं कि मेसी क्या जादू है। वो पसीने से महकते अग्रेसिव मर्दों के गेम को किस खूबसूरती से बख्शते हैं। मेसी जब फुटबॉल लेकर आगे बढ़ते हैं तो फुटबॉल सिर्फ स्पोर्ट नहीं रह जाता, वो एक आर्ट में तब्दील हो जाता है, पोएट्री इन मोशन। इस शोर शराबे वाले गेम को सुंदर बनाने वाले लड़के की कहानी जानेंगे आज। समझेंगे कि कैसे ये दुबला पतला आम सा लगने वाला लड़का ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बन गया। मेसी जब भी कोई गोल स्कोर करते हैं, आपने देखा होगा, तो सेलिब्रेशन में अपना हाथ ऊपर उठाते हैं और आसमान की ओर उंगलियां उठाते हुए कुछ बुदबुदाते हैं। मेसी ऐसा सेलिब्रेशन अपनी नानी की याद में करते हैं। मेसी को फुटबॉल से इंट्रोड्यूस करने में उनकी नानी का एक मेजर रोल रहा है। उन्हें नानी को फुटबॉल देखना बहुत पसंद था। चाहती थी कि उनके बच्चे गेम में रच बस जाएं। इसी वजह से मेसी और उनके कजिन्स को फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए ले जाया करती। मेसी जब 4 साल के थे तभी नानी के उनका एडमिशन एक लोकल क्लब में करवा दिया। क्लब वाले मेसी को लेकर थोड़े हेजिटेंट थे, क्योंकि उनका कहना था कि बच्चा बहुत छोटा है, कमजोर है गेम के हिसाब से, इसे खिला नहीं सकते। लेकिन नानी अपनी जिद पर अड़ी रही। आखिरकार मेसी को ग्रैंडियोली फुटबॉल क्लब में ले लिया गया। इस क्लब में 4 से 13 साल के बच्चे खेलते हैं। मेसी ने खेलना शुरू किया और उसी पॉइंट से वो एक एक्सेप्शनल टैलेंट जैसे दिखने लगे। नानी चाहती थी कि वो मेसी को एक बड़ा स्टार बनते देखें। आगे चलकर ऐसा हुआ भी, पर नानी इसको नहीं देख पाई। मेसी जब 11 साल के थे तब उनकी नानी की डेथ हो गई। इस घटना ने मेसी को इतना अफेक्ट किया कि वो आज भी बिना इमोशनल हुए अपनी नानी के बारे में याद नहीं कर पाते, उनके बारे में बात नहीं कर पाते। इसीलिए वो जब भी गोल करते हैं तो नानी से बात करते हैं, आसमान को देखते हैं, आसमान की ओर हाथ उठाते हैं और उस तारे से बात करते हैं जिसने उन्हें एक तारा बना दिया। मेसी ग्रैंडियोली की तरफ से खेल रहे थे और क्या कमाल खेल रहे थे। छोटे क्लब में खेलने के बावजूद उनका गेम ऐसा था कि वो सुर्खियां बनाने लगे। लोग उनके बारे में बात कर रहे थे इर्द गिर्द, चाहे ये भले ही एक स्मॉल स्केल पर हो रहा हो, लेकिन मेसी का गेम सिर्फ फील्ड तक लिमिटेड नहीं रहने वाला था। नेवल्स ओल्ड बॉयज नाम के क्लब तक भी उनके चर्चे पहुंचे। उन्होंने मेसी को अपने क्लब में साइन कर लिया। नेवल्स की तरफ से खेलते हुए मेसी गेम का क्राफ्ट सीखने लगे, खुद को मोल्ड करने लगे। फील्ड के बाहर मेसी एक रिजर्व, इंट्रोवर्टेड और शांत किस्म के लड़के थे, लेकिन जैसे ही वो लड़का फील्ड पर उतरता, एक अलग किस्म का ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता। ही मेड हिज गेम डू ऑल द टॉकिंग। वो जब खेल रहे होते तो आसपास के लोग देखने पहुंच जाते। सब कुछ अच्छा चल रहा था, एकदम पिक्चर परफेक्ट। लेकिन पिक्चरों की तरह यहाँ जीवन तो होता नहीं है। किसी को आइडिया नहीं था कि मेसी की लाइफ में क्या उथल पुथल मचने वाली है। 10 साल की उम्र में ही वॉज डायग्नोस्ड विद अ ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी। डॉक्टर्स उनकी फैमिली को बताते हैं कि अगर इसे ट्रीट नहीं किया गया तो मेसी की हाइट सिर्फ और सिर्फ 4 फीट 7 इंच तक ही पहुंच पाएगी। मेसी के करीबी बताते हैं कि उन्हें कभी भी अपने लुक्स और एस्थेटिक्स से उतनी चिंता नहीं थी, लेकिन कम हाइट होने से भी वो परेशान नहीं थे, लेकिन उन्हें अपने फुटबॉल के लिए हाइट चाहिए थी। वो चाहते थे कि उनकी बॉडी इतनी तो डेवलप हो कि वो बस फुटबॉल खेलते रह सकें। घर वालों ने ट्रीटमेंट के ऑप्शंस तलाशे।
पता चला कि इंजेक्शंस के थ्रू ग्रोथ हार्मोन्स इंजेक्ट किए जाएंगे, मगर ये इतना भी आसान नहीं था जितना बोल दिया मैंने। डॉक्टर्स ने बताया कि ये ट्रीटमेंट करीब 2-3 साल तक चलेगा और हर महीने की कॉस्ट $1200 होगी। ये आज के रुपए का आप हिसाब लगाएंगे तो लाख रुपए के करीब बैठता है। मेसी का ये डायग्नोसिस ऐसे समय में आया जब उनका परिवार और उनका देश इकोनॉमिक फ्रंट पर बुरी तरह जूझ रहा था। लोगों के पास स्पेंड करने की कैपेसिटी, जिसे हम कहते हैं परचेजिंग पावर, वो श्रिंक हो रही थी। मेसी के पेरेंट्स जितना कमा पा रहे थे वो घर खर्च में ही खत्म हो जा रहा था। ऐसे में इतना महंगा ट्रीटमेंट अफोर्ड करना उनके लिए इम्पॉसिबल था। मेसी के क्लब नेवल्स के भी बात की गई। उन्होंने कहा कि हम कुछ खर्चा उठा सकते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं कर सकते। कुछ और क्लब्स थे जो मेसी के टैलेंट से अवेयर थे, उन्हें भी अप्रोच किया गया लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। This is when FC Barcelona stepped in and became the savior. फुटबॉल क्लब बार्सिलोना मेसी पर बेट करने को तैयार था। उन्हें मेसी के ट्रीटमेंट का पूरा खर्चा उन्होंने उठाया। ट्रीटमेंट फिर से शुरू हुआ। हर रात एक 10 साल का बच्चा अपने कमरे में इंजेक्शन निकालता और अपनी थाई में इंजेक्ट करता। 3 साल तक रोजाना उस कमरे ने इस तस्वीर को देखा, रोज विटनेस किया। मेसी रोजारियो में थे। ग्रोथ हार्मोन की डिफिशियंसी का डायग्नोसिस मिला। बार्सिलोना क्लब की वजह से इलाज भी पूरा हुआ, पर सवाल यह है कि अचानक से कहानी अर्जेंटीना से उठकर स्पेन कैसे पहुंच गई। यहां कोई जंप कट नहीं है। मेसी बार्सिलोना कैसे पहुंचे, उसके पीछे भी ऐसी कहानी है जो मेसी लोर का हिस्सा बन सकती है। 17 सितंबर 2000 संडे का दिन था। बहुत सारे लोगों के लिए, हमारे आपके जैसे लोगों के लिए नॉर्मल संडे, बट नॉट फॉर मेसी। वो उस दिन अपने पिता के साथ फ्लाइट में बैठे थे। बार्सिलोना के एल प्रात एयरपोर्ट पर ओराशियो गजोली उनका इंतजार कर रहे थे। गजोली मेसी के पहले एजेंट थे। बहुत सारे लोगों की तरह गजोली और उनके पार्टनर फेबियन सोल्डिनी भी मेसी के एक्सेप्शनल टैलेंट में बिलीव करते थे। इसी वजह से उन्होंने एफसी बार्सिलोना में मेसी का ट्रायल सेटअप करवाया। उन्होंने बार्सिलोना के टेक्निकल डायरेक्टर कार्लस रेशाक के कानों में यह बात डाल दी थी कि लड़का अगला डिएगो माराडोना होने वाला है, कीप एन आई ऑन हिम। मेसी उन लोगों से मिले, बार्सिलोना की यूथ टीम के साथ ट्रेनिंग की। मेसी एक रिजर्व किस्म के बच्चे थे, ऊपर से माहौल, कल्चर सब नया था उनके लिए। वो साथी प्लेयर्स से बात ही नहीं कर रहे थे, चुपचाप ट्रेन किया और अंदर आकर चेंज कर लिया। उनका सारा एक्सप्रेशन ग्राउंड के लिए ही रिजर्व्ड था। खैर, अक्टूबर में एक मैच सेटअप किया गया। बार्सिलोना के टेक्निकल सेक्रेटरी भी ऑडियंस में होने वाले थे। ये मैच डिसाइड करने वाला था कि मेसी का फ्यूचर क्या होगा। दौड़ते हांफते रेशाक भी पहुंचे। मैच शुरू हुआ। रेशाक याद करते हैं कि उन्होंने मेसी को खेलते हुए देखा और अगले 2 मिनट में डिसाइड कर लिया कि हमें इस लड़के को साइन करना ही है एट एनी कॉस्ट। ये मैजिकल मोमेंट था। पर तभी रेशाक को ध्यान आया कि मेसी की उम्र भी बस 13 साल है और आप 13 साल के बच्चे को ऐसे ही साइन नहीं कर सकते, वो भी जब बच्चा अर्जेंटीना से आया हो, आपके देश का ही नहीं हो। उन्हें मेसी के पिता के लिए काम खोजना था ताकि वो यहाँ रह सके और उनका बेटा क्लब के लिए खेल सके। इंटरेस्ट दिखाया कि हम आपके बेटे को साइन करना चाहते हैं, तो पिता ने भी अपनी शर्त आगे रख दी कि मेरे बेटे के ग्रोथ हार्मोन ट्रीटमेंट का खर्चा उठाइए। रेशाक अग्री कर गए। वो बस मेसी को कहीं और जाने नहीं देना चाहते थे। वो समझ चुके थे कि क्या होने वाला है। मेसी ने बार्सिलोना की यूथ टीम के साथ खेलना, ट्रेन करना शुरू कर दिया। तब जेरार्ड पीक उनके टीममेट थे। जेरार्ड उस वक्त के मेसी को याद करते हुए कहते हैं कि उसने पहले महीने किसी से भी बात नहीं की। हम एक टूर्नामेंट के लिए स्विट्जरलैंड गए और वहां उससे बात करते हुए, फन करते हुए देखा। हमें लगा कि ये तो अलग ही इंसान है। वो बहुत कमाल का था, लेकिन बहुत ही पतला और कमजोर भी। उसकी टांगे उंगलियों जैसी पतली थी। इस नई दुनिया में मेसी खुद को एक्सप्लोर कर रहे थे, प्रोफेशनल फुटबॉल को थोड़ा करीब से समझ रहे थे। लाइफ वाज गुड। हालांकि उनके पिता अलग जोन में चल रहे थे। उन्हें अब तक सिर्फ वर्बल अग्रीमेंट मिला था। बार्सिलोना ने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया। स्ट्रेस बढ़ रहा था कि कल कोई ये लोग पलट गए तो क्या होगा। ऑन दी अदर हैंड, दूसरे क्लब्स भी मेसी में इंटरेस्ट ले रहे थे, जैसे रियल मैड्रिड। मेसी के पिता ने गजोली से 2 टूक कहा, हम लियो को लेकर जा रहे हैं। गजोली ने यही बात रेशाक को कन्वे की। तब ये लोग किसी रेस्टोरेंट में लंच के लिए बैठे हुए थे। 14 दिसंबर 2000 का दिन था ये। रेशाक ने फौरन टेबल पर रखे स्टैंड से एक नैपकिन निकाली और उस पर लिखा, आई चार्ली रेशाक in my capacity as a technical secretary for the FC Barcelona and despite the existence of some opinions against it, commit to signing Lionel Messi as the condition agreed are met. Messi had finally arrived to Barcelona. अब यहां से कहानी आपको गोल्डन ईयर्स ऑफ बार्सिलोना की सुनाते हैं। 8 अगस्त 2021 बार्सिलोना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। क्लब के सभी फैंस को जिस बात का डर था वो सच में होने जा रहा है। मेसी अपने घर को छोड़ने जा रहे हैं। उस डेट से 21 साल पहले एक शाय लड़के ने बार्सिलोना की जर्सी पहनी थी और वो लेजेंड बन चुका है। इट इज टाइम टू हैंग द बूट्स।
मेसी बोलना शुरू करते हैं, किसी तरह अपने आंसुओं को रोकते हैं। ही इज चोकिंग विद सो मेनी इमोशंस। कहते हैं कि मैं अपने घर को छोड़कर जा रहा हूँ, बार्सिलोना ने मुझे और मेरी फैमिली को एक घर दिया, मैंने बहुत कोशिश की कि ऐसा ना हो, बट अब जाना पड़ेगा। दबी आवाज़ में खबरें छप रही थी कि मेसी को फ्रेंच क्लब PSG से ऑफर मिला था, बहुत पैसे मिल रहे थे। ऑन द कॉन्ट्ररी ये खबरें भी चल रही थी कि मेसी बार्सिलोना में ही रहना चाहते हैं। क्लब में रहने के लिए उन्होंने अपनी 50% फीस रिड्यूस करने का ऑफर भी दिया, पर मैनेजमेंट नहीं मानी। मेसी जितने भी सालों तक बार्सिलोना से जुड़े रहे, वो इन दोनों के लिए ही गोल्डन पीरियड था। साल 2000 में मेसी ने बार्सिलोना का फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था, तब उन्होंने क्लब की यूथ टीम के साथ खेलना शुरू किया। मेसी का गेम इतना टॉप नॉच था कि 1.5 साल के ड्यूरेशन में वो 5 अलग अलग लेवल्स पर खेले। 16 अक्टूबर 2004 वो दिन था जब मेसी मेड हिज ला लीगा डेब्यू। ये मेसी का पहला कॉम्पिटिटिव लीग गेम था। इस गेम के 82nd मिनट पर मेसी को लाया गया। बाद में उन्होंने कहा कि वो 10 मिनट में अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन मेसी को तब अवेयरनेस नहीं थी कि एक और मोमेंट आने वाला है जिसे वो और दुनिया भर के फुटबॉल फैंस कभी नहीं भूलने वाले थे। इट वॉज द डे ऑफ 1 मई 2005। बार्सिलोना वाज अगेंस्ट अल्बसीट। ब्राजील के लेजेंडरी प्लेयर रोनाल्डिनियो भी बार्सिलोना में थे, वो मैच खेल रहे थे। उन्होंने यंग मेसी को एक गोल में असिस्ट किया। इसके बाद चकमा देते हुए मेसी ने ये स्कोर को कन्वर्ट कर दिया। ये मेसी का पहला लीग गोल था। गोल करने के बाद मेसी रोनाल्डिनियो की तरफ दौड़े। रोनाल्डिनियो ने उन्हें अपनी पीठ पर बैठा लिया और फील्ड का राउंड लगाने लगे। फुटबॉल फैंस के दिमाग में आज भी ये इमेज आती है और उनकी आंखें चमक उठती हैं। मेसी के बार्सिलोना पीरियड में क्लब ने 2 बड़े ट्रायल्स विटनेस किए। पहला था मेसी, जावी और इनिएस्टा का, और सेकंड वाज मेसी, सुआरेज, नेमार, MSN। इस दौरान बार्सिलोना ने 34 ट्रॉफीज अपने नाम की, इनमें से 10 ला लीगा टाइटल्स और 4 यूएफा चैंपियंस लीग थी। मेसी बार्सिलोना के सिनोनिमस बन चुके थे, जैसे WWE अंडरटेकर। और ये क्रेडिट सिर्फ उनका ही नहीं था। मेजर कूडोज टू प्लेयर्स लाइक रोनाल्डिनियो, जिन्होंने मेसी पर भरोसा किया, एक मेंटोर की तरह उनका हाथ पकड़ा और फिर मेसी को पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरा बड़ा कंट्रीब्यूशन था मैनेजर पेप ग्वार्डियोला का। पेप ने टीम की फॉर्मेशन चेंज कर दी। उन्होंने मेसी की स्ट्रेंथ को समझा और बाकी की टीम को उनके अराउंड रेडी किया। मेसी को फॉल्स 9 की ऐसी पोजीशन में डाला कि दूसरी टीम के पास उनका कोई तोड़ ही नहीं था। पेप का एक्सपेरिमेंट पेड ऑफ। मेसी का गेम बेटर होता चला गया एंड एज अ रिजल्ट बार्सिलोना केप्ट ऑन विनिंग मेजर ट्रॉफीज। मेसी की इसी कंसिस्टेंसी की वजह से 2018 में उन्हें बार्सिलोना का कैप्टन भी बना दिया गया। अगर आप फुटबॉल को अच्छे से कंज्यूम करते हो, ना करते हो, फॉलो करते हो या फुटबॉल का एफ भी ना जानते हो, तब भी 2 नाम आप तक पहुंचते ही होंगे जैसे हम तक पहुंचे, मेसी वर्सेस रोनाल्डो। इन दोनों के डाई हार्ड फैंस आपस में भिड़ते रहते हैं कि हमारा प्लेयर फर्स्ट, हमारा प्लेयर फर्स्ट। ये डिबेट 2008-2009 के टाइम से चल रही है और किसी डिसाइसिव कंक्लूजन पर आज तक नहीं पहुंची है। रोनाल्डो के फैंस कहते हैं कि हमारे वाले ने ज्यादा गोल किए, मेसी के फैंस आर्ग्यू करते हैं कि हमारे प्लेयर ने वर्ल्ड कप जीता। देयर इज नो एंड टू दिस। वी रीच्ड आउट टू ऑथर एंड जर्नलिस्ट सोपान जोशी। फुटबॉल को क्लोजली फॉलो करते हैं, गेम को समझते हैं, गेम के बारे में बहुत लिखते भी हैं। सोपान ने इस पूरी डिबेट पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक हमें दिया है जो आपको सुनना चाहिए। दोनों 2009-10 में स्पेनिश लीग, मेसी तो पहले से स्पेनिश लीग में ही था। 2008 के बाद रोनाल्डो का ट्रांसफर होता है और वो रियल मैड्रिड पहुंच जाते हैं और ये दोनों क्लब स्पेनिश लीग के सबसे बड़े क्लब्स हैं। तो उस राइवैलरी में इन दोनों की तुलना शुरू होती है और ये तुलना कुछ हद तक तो जानबूझ के स्पेनिश लीग ने भी करवाई, क्योंकि जब तक ये दोनों खिलाड़ी स्पेनिश लीग में थे तब तक स्पेनिश लीग सारी दुनिया में देखी जाती थी। और इन दोनों के स्पेनिश लीग से निकलने के बाद अगर ब्रॉडकास्ट डेटा देखोगे तो ये साफ हो जाता है कि स्पेनिश लीग को देखने वाले लोग घटे हैं सारी दुनिया में। उन्होंने 2010 से कोई 14-15 के बीच में जिस तरह से गोल दागे हैं, दोनों बिल्कुल कट्टर प्रतिद्वंदी क्लबों में खेल रहे हैं, एक ही लीग में खेल रहे हैं, इसलिए उनकी तुलना इस तरह से शुरू हुई। एक बात मिलती है कि दोनों इन्वर्टेड विंगर्स रहे हैं। रोनाल्डो राइट फुटेड खिलाड़ी हैं जो लेफ्ट पे खेलते रहे हैं और मेसी लेफ्ट फुटेड खिलाड़ी हैं जो राइट पे खेलते रहे हैं। और उसका कारण, अगर फुटबॉल की टैक्टिक्स थोड़ी बहुत जानते हो तो आज से कोई 25 साल पहले, 25-30 साल पहले
डिफेंसिव मिडफील्डर्स की पोजीशन काफी स्ट्रांग होती चली गई, जो सामने वाली टीम के क्रिएटिव मिडफील्डर्स को रोकने का काम करते थे। तो दिखने में आएगा कि पिछले 20 एक साल में जो सबसे आ, हुनरमंद खिलाड़ी हैं, सबसे क्रिएटिव खिलाड़ी हैं, सबसे सृजनात्मक खिलाड़ी हैं, वो सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्ड की बजाय विंग्स पे खेलने लगे, क्योंकि विंग्स पे स्पेस निकल आया। लगभग सभी टीमों में दोनों तरफ फुल बैक्स, राइट फुल बैक, लेफ्ट फुल बैक, आगे तक दौड़ते हैं आजकल ज्यादातर टीमों में, और उनका काम होता है अटैकिंग प्ले में विंग सपोर्ट देना। इसका मतलब ये होता है कि फुल बैक्स के पीछे जमीन हमेशा, जगह हमेशा खुल आती है, तो अटैकिंग प्लेयर्स वाइड आजकल बहुत जाते हैं। और तुम देखो पिछले लगभग 20 साल में कितने बड़े खिलाड़ी इन्वर्टेड विंगर्स खेले हैं। आर्यन रॉबिन इन्वर्टेड विंगर था, फ्रॉन्क रिबरी इन्वर्टेड विंगर था, बायर्न म्यूनिक में तो 2 इन्वर्टेड विंगर्स दोनों तरफ लगाए जाते थे। ये इनोवेशन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो लुई वान हाल का था, कि वो 2 इन्वर्टेड विंगर्स खिलाने लगे थे। तो पोजिशनली दोनों कंपेरेबल हैं उस तरह से, क्योंकि दोनों वाइड एरिया से बीच में आते हैं, और क्योंकि इन्वर्टेड हैं तो वो एक बार अपने लास्ट डिफेंडर को ड्रिबल करके टर्न करते हैं तो शूटिंग फुट पे आ जाते हैं। और देखना, दोनों के गोल्स वाइड पोजीशन से अंदर आके बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस मामले में दोनों कंपेरेबल हैं। इसके अलावा ये तुलना का कोई मतलब नहीं है। मेसी का जो अ, मेसी का जो शॉट लेने का तरीका है, वो मेसी बहुत ताकत से नहीं शॉट लेता, लेकिन उसके शॉट लोगों से रुकते नहीं है, क्योंकि उसके शॉट में ऐसा डिसेप्शन होता है, वो इतनी महीन चीज है कि आप ध्यान से नहीं देखोगे तो आपको रोनाल्डो की जो बॉडी पोजिशनिंग होती है बॉक्स में, वो बहुत लोग कोशिश करते होंगे, बहुत बड़े खिलाड़ी कोशिश करते होंगे, इन्हें गिने कर पाते हैं। वो सौंदर्य है। अब लोग गोल गिनते रहते हैं। अगर आपको देखना है तो इन खिलाड़ियों में रोनाल्डो की जो जंप्स टाइम होती हैं, वो क्या गजब की चीज है। उसके हेडर्स इतने अच्छे होते हैं, लेकिन हेडर्स से के अलावा अब तो इतनी अच्छी टेलीविजन की फुटेज मिलती है जिसमें आपको दिखता है कि वो स्लो मोशन में दिखता है कि वो कैसे आ रहा है और कितनी दूरी ट्रैवल करके आ रहा है। लोगों को इसमें मजा ही नहीं आता। लोगों को अपना उसने कितने गोल किए, इसने कितने पास किए, ये हिसाब लगाने में लगे रहते हैं। तो जो लोग हिसाब लगाते हैं, ये मान के चलना कि उनको मजा नहीं आया। वो लोग दशहरा मैदान में गए और उन्होंने रावण की झांकी नहीं देखी, वो कुछ प्लास्टिक के खिलौने खरीद के घर आ गए। अर्जेंटीना के लोग फुटबॉल को इस कदर मानते हैं कि रिलीजन वाले कॉलम में इस गेम का नाम लिख सकते हैं। कुछ ऐसा क्रेज है। एक तरफ अर्जेंटीना के फैंस देख रहे हैं कि उनके देश का लड़का बार्सिलोना में जाकर खेल रहा है, ओपोनेंट टीम्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है, ट्रॉफीज जीत रहा है, लेकिन जैसे ही वो अपनी कंट्री के लिए खेलता है तब पूरा सीन बदल जाता है। 2006 में मेसी ने अपना पहला वर्ल्ड कप खेला था, देन ही वाज जस्ट 18। उस वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना क्वार्टर फाइनल्स में बाहर हो गई थी। देन इन 2010 जर्मनी ने फिर से अर्जेंटीना को क्वार्टर फाइनल्स में हराया और वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया था, वहां से रास्ता निकल गया उनका। 2014 में थिंग्स इंप्रूव्ड एंड अर्जेंटीना मेड इट टू द फाइनल्स, लेकिन तब भी वो जर्मनी के हाथों हार गए। पूरी गाथा कंप्लीट नहीं हो पा रही। 3 कंसेक्यूटिव वर्ल्ड कप हारने के बाद फैंस का पेशेंस भी जवाब देने लग गया था। वो टीम और स्पेशली मेसी को ट्रोल करने लग गए थे। उनके पेट्रियोटिज्म पर सवाल उठे कि ये नेशनल टीम के लिए नहीं खेल सकता, ये और लोगों के लिए भी उठता है हमारे यहाँ, याद करिए। सिर्फ यूरोपियन लीग्स में भी परफॉर्म कर सकता है और यहाँ नहीं खेल सकता। मेसी के लिए फैंस का ये बैकलैश सिर्फ शोर नहीं था जिसे वो इग्नोर कर दें। दिस स्टार्टेड गेटिंग टू हिज हेड। उनकी मेंटल हेल्थ सफर करने लगी, इमोशनली एग्जॉस्टेड फील करने लगे। मेसी जिस स्पोर्ट से इतना प्यार करते थे, अब वही उनके दुख का सबब बन रहा था। गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में आकर उन्होंने एक फैसला लिया। 2016 में मेसी ने इंटरनेशनल फुटबॉल से अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। हालांकि ये टेम्परेरी रिटायरमेंट था, उन्हें वापस लाया गया। 2018 वर्ल्ड कप को में वो टीम का हिस्सा रहे। तब फ्रांस ने अर्जेंटीना को हराकर उन्हें टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था। लेकिन देन केम 2022। कतर में वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज हो रहा था। ये वर्ल्ड कप मेसी के रिडेम्पशन आर्क का हिस्सा बना। अर्जेंटीना इतना बेहतरीन खेली कि फाइनल्स में पहुंच गई। सामने थी फ्रांस, वही टीम जिसने उन्हें पिछले साल हराया था। एम्बाप्पे याद नाम रखा है पूरे अर्जेंटीना फैंस ने। एंड तक अर्जेंटीना इस गेम में 2-0 से लीड कर रही थी, लेकिन फिर किलियन एम्बाप्पे ने लाइन से 2 गोल किए। एक्स्ट्रा टाइम हुआ, मेसी ने गोल किया, पेनल्टी हुई, जवाब में एम्बाप्पे ने गोल दाग दिया। दोनों टीम्स 3-3।
फिर से रेफरी ने पेनल्टी का इशारा किया। फ्रांस करने में यहां पे स्कोर चूक गई, अर्जेंटीना ने गलती नहीं की। गोंजालो मोंटिएल ने पेनल्टी ली और उनकी किक पड़ने के बाद बॉल सीधा नेट को छूने के बाद ही रुकी। अर्जेंटीना वर्ल्ड चैंपियन बन चुका था। मेसी की आंखों में इतने सालों का जो सपना पल रहा था, जिसके लिए खुद को उन्होंने इतना छीला, तकलीफ दी, वो फाइनली पूरा हुआ। मेसी इमोशनल हुए, उनके साथ फैंस, प्लेयर्स और पूरी दुनिया रोई। ये सिर्फ एक वर्ल्ड कप विक्ट्री नहीं थी, ये पोएटिक जस्टिस था जिसे इतने करोड़ों लोग अपनी आंखों के सामने डिलीवर होता देख रहे थे। ये जीत अर्जेंटीना की थी, ये जीत मेसी की थी। 2026 यानी ये वाला, इस बार मेसी अपना छठा वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। हो सकता है कि ये उनका लास्ट वर्ल्ड कप हो। ये सोचते हुए दिमाग में फिल्म भाग मिल्खा भाग का एक सीन याद आता है, जब मिल्खा सिंह से कहा जाता है कि आपकी आखिरी रेस हो सकती है, और वो जवाब देते हैं, दौड़ूंगा भी वैसे ही। ये बात कहते हुए मैं जितना मेसी को याद कर रहा हूँ, इस पूरी स्क्रिप्ट को लिखने वाले यमन ने जिस तरीके से याद किया है, वैसे ही आप भी याद करिए। और जब अब आपको जो कवरेज दिखेगी हमारी फीफा की, ये उसका कर्टन रेजर है। हमने कोशिश की है कि हम मेसी के जितने छुए अनछुए पहलुओं को आपके सामने ला सके, हमने वो कोशिश की, हम वो लेकर आए। बाकी की कवरेज में आपको अभी और बहुत सारी प्रोफाइल्स दिखने वाली हैं, बहुत सारी इंटरेस्टिंग वर्ल्ड कप स्टोरीज दिखने वाली हैं, और हम लोग मैच कवरेज भी करेंगे एज पर हमारी कितनी कम्युनिटी उसको रिसीव करती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को रिकॉर्ड किया राहुल भाई ने हमारे साथ, और देखते रहिए जिंदाबाद।